जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एग्जाम पिक्स जीके के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं CGL टायर 2 2023 का कंप्यूटर में जो भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का इन डिटेल हम करेंगे PYQ। ठीक है। और इस चैनल पर जो आपका मेन एग्जाम पिक्स चैनल है वहाँ पर जो मैथ का PYQ सेशन होता है ना, वो तो होता ही रहेगा। ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन वहाँ पर डाला जाएगा। और यहाँ पर SSC के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का जो जीके का और प्लस में जो कंप्यूटर सेक्शन होता है, ठीक है, उसका PYQ इन डिटेल्स। ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बोले और उसका आंसर बता दिया आगे बढ़ के, नहीं। 4 के 4 जो ऑप्शन है उस सारे को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही में साथ उन ऑप्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर बताए, वो तो आपको ऑफिशियल आंसर में भी मिल जाएगा और बुक में भी मिल जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। ऐसा नहीं, हम देखो अगर 25 क्वेश्चन होते हैं पर सेट में तो हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे 1 घंटे लगे या फिर 1.5 घंटे लगे, पर उनको इन डिटेल इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और उससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स जैसे आ गया, रोल एक्ट आ गया, चाहे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आ गया, इन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये तो रहा कुछ इंट्रोडक्शन भाई। आज से इस चैनल पर इसी तरीके की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि डेली क्लासेस स्टार्ट होंगी भाई, डेली नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें भी समय चाहिए कंटेंट को तैयार करने के लिए, PPT तैयार करने के लिए। तो डेली तो नहीं हो पाएगा, पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए। पर मैं आपको ऐसा एश्योर करूँगा कि इस चैनल पर जो PYQ का सेशन हो ना, बहुत मज़ेदार होने वाला है भाई, बहुत मज़ेदार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पर एग्जाम पिक्स जीके करके यहाँ पर यूजर इसका आईडी दिया गया है। ठीक है। यूजर आईडी एग्जाम पिक्स जीके कर तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल जाकर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं पिन कर दूंगा। यहाँ पर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को और यहाँ पर जो PDF प्रोवाइड की जाएगी। इस स्लाइड में मैंने जो भी PDF को रखा है वो सिर्फ जो PDF है इंग्लिश में, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, लेकिन इसका हिंदी वर्जन PDF भी आपको सेम चैनल पर मिलेगा। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं। और लाइव क्लासेस नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें देखो एक फ़िक्स टाइम तो है नहीं और फिक्स समय भी नहीं है कि आपको डेली क्लासेस करनी होगी। नहीं, डेली भी नहीं होगा, पर जो भी क्लासेस होंगी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम पिक्स जो हमारा चैनल है इस पर कुछ दिन से कुछ इशू हो रहा था। ठीक है। यूट्यूब के मतलब एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया था 150 कट ऑफ वाला, तो उसके वजह से कुछ इशू हो गया था। ठीक है। वो चीज़ अब फिक्स हो गई है, तो यहाँ पर जो कंटिन्यू वीडियो आती है वो आती रहेगी आपकी मैथ की। चलो भाई, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल इन MX एक्सेल। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट MX एक्सेल में सेल किसको बोलेंगे। ठीक है। देखो सेल क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पर ये दे दिया, विजिबल है, एक मिनट, जैसे कि थोड़ा स्लो चल रहा है यार, एक मिनट। जैसे कि मान लो कि भाई ये रहा आपका, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है भाई, देखो जैसे कि ये रहा, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इसको बोलेंगे क्या, कॉलम। ठीक है। अगर मैं पूरे को बोलूँ कि इस पूरे को आप क्या बोलोगे, तो पूरे का आप बोलोगे सेल। तो सेल किसको बोलेंगे, जिसमें वर्कशीट के अंदर जो रो और कॉलम होते हैं उनको कंबाइंड अगर एक बार लिखा जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेल बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए, आप हमें ये बताइए कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि सेल किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। ठीक है। मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाना चाहूँगा। देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट MX एक्सेल। ठीक है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। ये रहा इंटरफेस, और इसमें जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना वर्टिकल लाइन में, ये है आपका कॉलम, और जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है ये है आपका रो। और पूरे के पूरे चीज़ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके रखा है और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सेल। क्या बोलेंगे भाई, सेल। ठीक है।
तो ये पहला क्वेश्चन आपका आई होप जो है क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन का है, ये बोल रहा है कि हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक सेंट्रल मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट यानी जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, और दूसरा है प्राइमरी मेमोरी। उन दोनों के बीच में जो हम मेमोरी को डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो मीडिएटर, जिसको वो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। देखो ये क्या प्राइमरी मेमोरी, और ये आपका सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके बीच में जो मेमोरी होती है उसको कैचे बोलते हैं। और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग जो है इसको बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि कई लैपटॉप जो हो गया ना, उसमें 2 MB 3 MB 4 MB की कैशेस मेमोरी होती है। क्या करती है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको और तेज कर जाती है। यहाँ से जो डाटा आपने भेजा, ये आपको मान चलो कि ये स्लो डेटा है, ठीक है। और इसमें और यहाँ से डाटा क्या होता है, फास्ट ट्रांसफर होता है सीपीयू के प्रोसेसिंग यूनिट पर। ये बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करना हुआ, क्लोज करना हुआ, और एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर को रन करना हुआ, तो उसमें कैचे मेमोरी का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ से ये समझिए। सबसे पहले हमें ऐसे समझते हैं कि रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। अपने आंसर इसका मालूम चलिए कि कैसे मेमोरी किया जाता है। प्राइमरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच की जो मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैसे मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब चलो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। देखो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, जिसको रोम बोलते हैं, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, आप इसको याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और परमानेंट डाटा जो है इसमें स्टोर किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक SD कार्ड है, ठीक है, या फिर SSD है, या फिर HDD है, हार्ड डिस्क है, या फिर मेमोरी कार्ड है, मैंने बोल ही दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो जब तक आप उसमें से डेटा को डिलीट नहीं करोगे ना, तो वहाँ पर उसमें स्थिर रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर इसको परमानेंट डेटा स्टोरेज भी बोलेंगे, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। ये मेमोरी ये क्या करती है, रोम कंटेंट टू प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू स्टार्ट एंड रीजनरेट ईच टाइम इट इंटरनल। देखो इस मेमोरी का हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सी मेमोरी है जिसको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप सिंपल SD कार्ड समझ लो, ठीक है भाई। अब वो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। देखो वर्चुअल कंसेप्ट क्या होता है कि ये आप बहुत कॉमन हो गया है। वर्चुअल कंसेप्ट कैसे कॉमन हो गया भाई, देखो वर्चुअल कंसेप्ट ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि आजकल के जो फ़ोन है ना, उसमें क्या होता है, वर्चुअल रैम दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल रैम नहीं, देखो वर्चुअल रैम दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो भी फ़ोन अगर आ रहे हैं आजकल, उसमें रैम प्लस रैम एक्सटेंड प्लस का, यानी कि आपके पास 5 GB यहाँ से रैम बढ़ा सकते। तो 5 GB रैम कैसे आता है, कोई थर्ड यानी कि सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें से हम मान लो सेकेंडरी मेमोरी आपके पास 10 GB है, और इसमें से 2 GB जो डाटा है ये क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, वर्चुअली रूप से इसको अलॉट किया जाता है रैम के तौर पर, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास 4 GB का रैम है, ठीक है, 4 GB का रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये फुल हो गया है, और आपका फ़ोन जो क्रैश कर रहा है, डाटा जो है देखो रैम अगर फुल हो जाएगा तो फ़ोन सही से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि किसी भी डेटा को ओपन करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ मेमोरी जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन हो, मेमोरी के कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो क्या करता है कि भाई अपने पास रखता है, ताकि वो सही से फंक्शन कर सके। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का एक ऑप्शन ढूंढा गया, और इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी और रैम के बीच जो है स्टैंड करती है कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब देखिए इसके बारे में मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट आउट किए हैं, ठीक है। ये आपका फिगर से फिजिकल मेमोरी हो गई, ये मेमोरी ऑफ हो गया, और यहाँ पर फेजेस यहाँ पर दिखाई दिए गए। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या होता है कि जो आपको एक्सेस मेमोरी होती है जो ना, जो कि रोम जिसको बोलते हैं, और जो रैम होता है उसके बीच का कहीं जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है भाई। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी हमारे क्या कहती है, देखो सेकेंडरी मेमोरी तो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ड डिस्क और FSD और DVD पेन ड्राइव होती है। मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में 2 चीज़ आते हैं, रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, एक रोम है,
तो इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखो रीड ओनली मेमोरी के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, थोड़ा बस जान लो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें। एक आता है कि आपका PROM। ठीक है, अब PROM क्या होता है भाई? देखो PROM का मतलब होता है ना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कब काम करता है? जब डेटा को आप क्या करते हो, किसी और में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, डेटा के ट्रांसफ़र करने समय इस मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से EPROM होता है। EPROM क्या होता है भाई? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप हमें याद रखना है। तो ये डाटा को रिट्राइव और स्टोर करने की जो काम होता है ना, इससे यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है EEPROM होता है। ये क्या होता है भाई? ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, ये एक तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें एक बार जो डाटा आपने स्टोर किया, जब तक आप वहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक ये डाटा वहाँ पर स्थिर रहेगा। ठीक है, ये डाटा क्या होगा, वहाँ पर स्थिर रहेगा। और ये किस पे होता है? मिस कंट्रोलर को इंटीग्रेट होता है, जिसमें कि स्मार्ट कार्ड वगैरह हो गया, रिमोट हो गया, कि मतलब इस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेमोरी का। तो ये चीज़ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, विच बैकअप डिवाइस कैन कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेज एंड कंप्लीट बैकअप बट मे रिक्वायर अ लेंथी रिस्टोरेशन प्रोसेस। हिंदी में इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो जो PDF आपको मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आपको दिक्कत की कोई बात ही नहीं। तो वो बोला गया कौन सा बैकअप डिवाइस है सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पूर्ण स्थापना प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। तो उसको बोला जाता है टैप डिवाइस। ठीक है, टैप डिवाइस सिंपल है। देखो टैप डिवाइस क्या है? सिंपल है। आपने देखा होगा टैप डिवाइस, जिसमें पहले के जो रील्स आते थे ना, जो पहले अपने अगर कैसेट देखे होंगे, उसमें क्या होता था कि मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। लगता है इसका फिगर मैंने यहाँ से इंटीग्रेट नहीं किया होगा शायद। हाँ देखो है, देखो इसमें क्या होता है, पतली सी जो होती है ना, प्लास्टिक का निकलता है, पतला 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 पतला, उसमें रील्स लगा रहता है, और इसको कैसेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसमें इस टैप में क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, इस टैप में तो जो प्ले होती है, मतलब कि जो भी उसमें सॉन्ग वगैरह होगा चाहे वीडियो होगा, वो चीज़ें प्ले होने लगता है। इसी को बोलते हैं टैप डिवाइस। टैप डिवाइस क्या करता है? टैप डिवाइस इज ए डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डेटा ऑन मैग्नेटिक टैप स्पेशली फॉर बैकअप एंड आर्चिविंग पर्पज लाइक ऑर्डिनरी टैप रिकॉर्डर, टैप ड्राइवर, टैप, मतलब जो टैप डिवाइस होता है ना, बेसिकली जो डाटा स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि टैप डिवाइस किसको बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा आप समझ लो कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज किसको बोलते हैं, जिसको NAS बोला जाता है। ये क्या होता है कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूसली जो एम्प्लॉय होती है ना, उसको कोलैबोरेट और इफेक्टिवली नेटवर्क के ऊपर काम करने में मदद करती है। जैसे कि कंप्यूटर जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं सर्वर्स और मशीन के साथ। तो क्या होता है कि अगर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट, मान चलो कोई कंपनी में काम करते, सारे कंप्यूटर का जो इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टेड सर्वर्स होगा वो किसी एक रूम में होगा। ठीक है, वहीं से ये चीज़ें मैनेज होती है, तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS। इसके बाद आता है DVD और RW डिवाइस। देखो DVD और RW डिवाइस आपने तो देखा ही होगा, DVD जो कैसेट आते हैं ना गोला करके, ठीक है, पहले आते थे, ये चीज़ें आती थी, आपने देखी होगी, तो उसको बोलते हैं DVD RW डिवाइस। और ये भी क्या है, रीरेटेबल डिवाइस है, जो कि अप टू 4.7 GB तक डाटा को स्टोर करता है, और DVD क्वालिटी वीडियो, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि रीटेबल डिवाइस है। आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही समझना है कि DVD RW का मतलब क्या होता है, कि DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB का और 120 मिनट्स का। ठीक है, ये चीज़ आपको हमें याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में। और ये कैसा डिवाइस होता है, रीटेबल डिवाइस होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस एक सेकेंडरी डिवाइस होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इस कैसे डिवाइस होती है, सेकेंडरी डिवाइस होती है, जो कि डाटा स्टोर करने की काम आती है। SSD आपने सुना होगा, लैपटॉप वगैरह में आता है, जो कि फास्ट होता है। बहुत टाइप के SSD होते हैं, NVDA, PCI Express होती है,
उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। बस आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, समझना क्या है कि HDD कैसी मेमोरी है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी है और एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। देखिए डीवीडी का RW है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन कंप्यूटर। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि रैम का काम क्या होता है भाई। रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है कि जो भी आपने एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को ओपन किया है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेटा की ज़रूरत होती है। यानी कि एक, जैसे मान चलो आपके पास 4 GB का रैम है, ठीक है भाई, 4 GB का रैम है। और अब यहाँ पर देखो कि मान लो आपने 2 एप्लीकेशन खोल लिए, 3 एप्लीकेशन खोलिए, 4 एप्लीकेशन खोलिए, 5 एप्लीकेशन खोलिए। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ना, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको रैम की ज़रूरत होती है। तो उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो सॉफ्टवेयर होती है उसके फंक्शन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ROM से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, नहीं, ROM में बस आप एप्लीकेशन को रख सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं भाई। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रैम का फंक्शन क्या है। तो यहाँ से आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि प्रोवाइडिंग टेम्पोररी शॉर्ट स्टोरेज फॉर डाटा दैट द CPU इज करेंटली प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने रैम के बारे में आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें तो फायरवॉल किसको बोलेंगे? ठीक है भाई, फायरवॉल किसको बोलेंगे? अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि फायरवॉल और एंटीवायरस, इन दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद, मतलब कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करना है कि एंटीवायरस क्या होता है, अलग चीज़ होती है, और फायरवॉल क्या होती है, ये अलग चीज़ होती है। फायरवॉल क्या करता है कि जो बैड ट्रैफिक होता है ना, आपके जो सर्वर पर बैड ट्रैफिक आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, रोकता है। यहाँ पर एक फायरवॉल आ जाएगा और बैड ट्रैफिक को क्या करेगा, ये रोकेगा। हालांकि एंटीवायरस का काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में भाई, आपके कंप्यूटर में जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको खात्मा करने का काम करता है एंटीवायरस। तो दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फायरवॉल क्या करता है कि जो बैड ट्रैफिक आते हैं आपके सर्वर पर, उसको क्या करता है, रोकता है। और एंटीवायरस का काम क्या है कि आपके कंप्यूटर में जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर मैलिशियस फाइल है, उसको क्या करता है कि उसको ख़त्म करता है, यानी कि उसको हटाता है। तो एंटीवायरस और फायरवॉल के जो डिफरेंसेस है, आई होप ये समझ पाए होंगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि फायरवॉल किसको बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप में। तो किसको बोलेंगे भाई, ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। मालवेयर तो भाई, उस मालवेयर तो दूसरे को बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर फायरवॉल से तो कनेक्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि फायरवॉल का मतलब है कि बैड ट्रैफिक को रोकना, और मालवेयर का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में किसी न किसी तरीके से प्रवेश करके उसको उसके फाइल को करप्ट करना। ठीक है, मालवेयर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके बारे में हम अलग तरीके से एक वीडियो बन सकती है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। दूसरा, ये हार्डवेयर डिवाइस यूज टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस। फायरवॉल क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस मतलब जिसको हम देख सकते हैं, तो फायरवॉल को तो देख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर आता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी, क्या था, सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर द कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक। मैंने आपको बताया ना कि फायरवॉल का काम क्या होता है कि बैड ट्रैफिक को आपके सर्वर्स तक आने से रोकना। ठीक है, इसका भी मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम देके रखा है। देखो, बैड ट्रैफिक है, ये इंटरनेट है, यहाँ से बैड ट्रैफिक आ रहा है इस कंप्यूटर का, मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क पर। तो यहाँ पर एक फायरवॉल इंस्टॉल है जो कि इसको आने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने यहाँ से कुछ डिस्कस किया, आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। एंटीवायरस के बारे में मैंने आपको बताया कि एंटीवायरस क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होती है जो कि रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस जो अटैक हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, उसको क्या करता है, मतलब कि हटाता है। ठीक है,
तो हमेशा आपको याद रखना है कि फायरवॉल और एंटीवायरस में अंतर होता है भाई। ऐसा नहीं कि आप एंटीवायरस वाला ऑप्शन इसमें दिया हो तो उसको टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन सेंडर एंड रिसीवर फॉर एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड ओनली यूजर एजेंट। देखो आपके पास एक सेंडर एक रिसीवर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मेल सेंड हो रहा है, तो कितने कितने एजेंट्स की जरूरत होगी? तो 2 एजेंट्स की जरूरत है। एक सेंडर आपको बोल दिया, एक रिसीवर बोल दिया, तो इन दोनों के बीच में कितने एजेंट की जरूरत होगी? 2 एजेंट के। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MAR किस MAR जो है फुल फॉर्म आपसे बोला गया ना, हाँ ठीक है। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो MAR का फुल होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड। जैसे कि आप क्या करते हैं कि मान लो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है। उस रजिस्टर में आप एंट्री करते हैं ना, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक MAR होता है जिसको बुलाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो भी आप कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर करते हैं, जो भी एड्रेस वहाँ पर एंटर करते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो स्टोर किया जाता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो एक्सेल का जो भी एड्रेस होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास क्या है, मैंने एक फ़ोटो नाम से C ड्राइव के अंदर इसको सेव किया है। अब देखो C ड्राइव के अंदर मैंने फ़ोटो को एक सेव किया है, तो इसका एड्रेस कैसे निकलेगा भाई? एड्रेस तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर होगा C और यहाँ पर फ़ोटो मैंने नाम दिया है तो फ़ोटो, ठीक है। अब मान लो C ड्राइव के अंदर मैंने P फोल्डर में इसको सेव किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा P और इसके बाद आ जाएगा फ़ोटो। तो जो ये चीज़ है ना, इसको बोलते हैं एड्रेस, और यही चीज़ होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको MAR बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। इसके बारे में मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, जिससे आप डिटेल को फैच कर पाएंगे अगर आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ GUI बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल्स। ईमेल में GUI बेस्ड यूजर एजेंट क्या किसको बोलते हैं? तो GUI बेस्ड यूजर जो एजेंट होते हैं ना, वो सिंपल भाषा में आप ये समझो कि जिसमें आप मेनू वगैरह, माउस और कीबोर्ड, इन सभी चीज़ों से इन सभी चीज़ों के सहारे आप उस पर काम कर सको, उसी को बोलते हैं GUI बेस्ड, मतलब कि यूजर एजेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर देखिए, जो कि अलाउ करता है कि आप मतलब कि यहाँ से कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्राफिकल कंपोनेंट जो भी है सच एज आइकन, मेनू बार एंड विंडोज, इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करके एक्सेस कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं GUI बेस्ड यूजर एजेंट। तो देखो इसमें किसको एक्सेस किया जाता है? पाइन वगैरह सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेट एस्केप जो है इसी को हम एक्सेस कर पाएंगे ईमेल में, जिसको GUI बेस्ड यूजर एजेंट बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस का काम ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप, जैसे मान लो कि चार्जर है, ठीक है, आपने उसको प्लग में इंटर किया, और उसका जो सेकेंड टॉप है उसको आपने अपने फ़ोन में किया, तो क्या हुआ कि उसमें जो प्लग से, चार्जर से आपके फ़ोन चार्ज हो गया, यानी कि इनपुट डिवाइस आपके फ़ोन में आ रहा है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना? तो उसको बोलेंगे हम इनपुट डिवाइस। जो कि आपके सिस्टम में काम करेगा उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के कुछ प्रकार इनमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो कि इनपुट डिवाइस है। तो आप हमें बताओ कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा भाई? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेन टैब से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर पेन टैब पकड़ा हुआ है और मैंने जो भी लिखा, जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पिक्स, तो एग्जाम्पिक्स मैंने किस पर लिख रहा? पेन टैब पे लिखा, ठीक है, जो मैंने टैब लग के रखा है उस पर लिखा, लेकिन ये दिखा किस में रहा है? हमारे कंप्यूटर में दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस हुआ। तो इनपुट डिवाइस आपके जहन में समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे। और भी मैंने कुछ यहाँ पर इनपुट डिवाइस के नाम इंटर किए हैं, आप यहाँ से देखिए। यहाँ पर मैंने इनपुट डिवाइस का नाम इंटर किया है, इनका इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, और इसका यूज क्या है ये है। अब प्राइमरी इक्विपमेंट क्या है मैंने यहाँ भी ये यहाँ से लिखा, और इनका इन्वेंशन कब हुआ था ये भी चीज़ मैंने यहाँ से पॉइंट आउट किया है। तो इस इमेज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा,
तो आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बस सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो चीज़ें आपके कंप्यूटर में दिखाएगी उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। और जो आपके कंप्यूटर से बाहर चीज़ें दिखाएगी उसको बोलेंगे क्या, आउटपुट डिवाइस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए और एन ब्लैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू इंटरनेट। क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कंप्यूटर में मॉडेम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है भाई, एक यहाँ से कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, मॉडेम को इंसर्ट किया और ये है आपका इंटरनेट। मॉडेम यहाँ से इंसर्ट किया तो आपका कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हुआ, कोई तो बीच का मीडिएटर होगा यहाँ पर जो आपको इंटरनेट को कनेक्ट करवा रहा होगा। मेरी बात को आप समझिए कि कोई तो बीच का मीडिएटर होगा जो आपको इंटरनेट को कनेक्ट करवा रहा होगा, जो आप जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्वेश्चन यही बोला गया है, तो उसको बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP उसको बोला जाता है। ISP क्या होता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मान लो जैसे आपके पास जियो का सिम है भाई, तो जियो आपके लिए क्या हुआ, इंटरनेट प्रोवाइडर हुआ। अगर एयरटेल है, एयरटेल क्या हुआ, आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया। उसी तरीके से अगर आपने फाइबर लगा के रखा है तो फाइबर जिस कंपनी का होगा वो आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। और वो इंटरनेट प्रोवाइडर क्या करता है कि आपके सिस्टम यानी कि कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, जो भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है उसके और इंटरनेट के बीच का मीडिएटर होता है, जो कि आपको इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच का मीडिएटर होता है, उसको हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो भाई समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो ISP उसको बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, देखो वेब सर्वर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं URL, ठीक है। URL क्या होता है कि जो आपके पास वेबसाइट है ना, जैसे www.exampix.com, ठीक है। तो ये जो URL है ना, ये आपके पास एक एड्रेस की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नहीं है तो आप किसी भी एड्रेस तक पहुंच नहीं पाएगा। मान कुछ चलो कि आपको जानना है कि आपके फ्रेंड के घर दिल्ली जाना है और उसका एड्रेस नहीं पता है, तो आप कैसे जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको मेरे वेबसाइट को विजिट करना है तो आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एड्रेस को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ऑप्शन नंबर 1। अगला ऑप्शन ये कह रहा है कि वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर आप किसको बोलेंगे, देखो वेब सर्वर क्या होता है कि जो चीज़ें क्लाउड में चीज़ें स्टोरेज होती है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक वेबसाइट है exampix.com, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें है। exampix.com मेरे पास वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट किसी न किसी चीज़ों से एक्सेस की जा सकती है, आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, पर कैसे, ये वेबसाइट हमें लाइव दिखा रही है, लाइव है, ठीक है, तब आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। पर कैसे आप एक्सेस कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सर्वर के थ्रू एक्सेस हो रही होगी भाई। कहीं ना कहीं इसका जो डाटा है किसी न किसी सर्वर पर अपलोड होगा, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पा रहे होगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पास किसी भी वेबसाइट है, किसी भी चीज़ को आप यहाँ से एक्सेस कर पा रहे होगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या हो गया, वेबसाइट हो गया, किसी भी चीज़ का वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट हो गया। तो ये वेबसाइट कब आपको दिखाई दे रही होगी, जब वेबसाइट किसी सर्वर पर लाइव होगी, ठीक है। और सर्वर कहाँ पर लाइव होता है, क्लाउड स्टोरेज में, और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है भाई, क्लाउड स्टोरेज वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे क्लाउड स्टोरेज। जैसे कि आपने ड्राइव इस्तेमाल किया गया, गूगल ड्राइव,
गूगल ड्राइव आपने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। मैंने बोला देख नहीं सकते हो, सॉरी, उसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको बोलेंगे क्लाउड स्टोरेज। तो जो गूगल ड्राइव में आपको डाटा दिया जाता है 15 GB का, कि आप यहाँ से 15 GB स्टोर कर सकते हो, तो ये 15 GB क्या आपके फिजिकल मेमोरी में स्टोर होती है? नहीं होती है ना भाई। ये क्या होती है? क्लाउड पर स्टोरेज होती है, और इसी को बोलते हैं वेब, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब। और वेब कहाँ पर होस्ट होता है? किसी न किसी सर्वर के थ्रू होस्ट होता है, उसी को बोलते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्वर का काम क्या होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। अब चलिए भाई, अगला चीज़ है क्या? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। वेब ब्राउज़र किसको बोलेंगे? जहाँ पर हम कुछ ना कुछ सर्च कर पाएँ, जैसे google.com, हमारी वेबसाइट को ले लो exampix.com, या फिर कुछ भी आप यहाँ से सर्च कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे वेब ब्राउज़र। तो 4 के 4 ऑप्शन हमने क्या किया, यहाँ से डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर मैंने लिखा है HTTP, ठीक है। ये भी क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से समझ लो कि HTTP मैंने यहाँ से क्यों लिखा है, ठीक है। पिन HTTP हमने क्या लिखा है? देखो HTTP में कुछ चीज़ें होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है HTTPS भी दो प्रकार का होता है, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो HTTPS जो होता है ना, ये होता है SSL से लिंक्ड होता है, और SSL क्या होता है? सॉकेट सिक्योरिटी लेवल होता है, ठीक है, सॉकेट सिक्योरिटी लेवल। ये क्या होता है? इससे क्या होता है कि अगर ये आपको कहीं पर भी दिखाई दे HTTPS, यानी कि आप ये समझ लो कि ये वेबसाइट जो है ऑथेंटिक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है मतलब कि इस पर वायरस वगैरह के चांसेस कम है, यानी कि इसको आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आप कहीं पर पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो आप यहाँ से देख लो कि HTTPS है कि HTTP है। HTTP रहेगा तो आपने जो भी कार्ड नंबर वगैरह डिटेल डाला है, तो वहाँ पर थोड़ा सा तो रिस्क हो सकता है, थोड़ा सा क्या पूरा रिस्क हो सकता है कि आपकी डाटा को चुराया जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर HTTPS है, यानी कि SSL के थ्रू यहाँ पर ये वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट सिक्योर है, तो वहाँ पर आप कार्ड वगैरह डिटेल करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। HTTP और HTTPS में अंतर आपने समझ लिया। और साथ ही में SSL में भी बहुत सारी वेराइटी होती है, मैं उस पर अंदर मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर लंबा खींचा जाएगा। अब यहाँ से देखो इसके बाद आता है www, ठीक है। देखो पूरे के पूरे क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है। आप इसको एक्सेस करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से www क्या होता है कि एक सब डोमेन होता है, जो कि कॉमन आपको सब वेबसाइट में मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पर www मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये क्या एक सब डोमेन होता है। इसके बाद एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो होता है ना, उस होस्ट का नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पिक्स एक्सेस करना है आपको, तो एग्जाम्पिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस डोमेन वैल्यू को डिनोट करेगा, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। इसके बाद आता है कम क्या होता है भाई? कम क्या होता है कि एक टॉप लेवल डोमेन होता है। आपने देखा होगा अक्सर .in होता है, कम होता है, INFO होता है, वेब होता है, लाइव होता है, यानी कि बहुत सारे जो है टॉप लेवल डोमेन होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 4th नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो यहाँ पर क्या है, 3000 दिया गया ना। 3000 क्या है? ये क्या है, पोर्ट को डिनोट करता है, जो कि HTTP से कनेक्ट करता है उस चीज़ को। अब इसके बाद क्या है, पाथ रिसोर्स किसको बोलेंगे भाई? पाथ रिसोर्स मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास किसी फाइल में फ़ोटो है, मान लो ये रहा आपका फाइल, और इस फाइल में आपको फ़ोटो का एक्सेस करना है, तो आपका फ़ोटो जो है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव के अंदर मान लो कि आपने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, ठीक है। विशाल मैंने मान लिया कि फ़ोल्डर बना के रखा है, और इस विशाल फोल्डर में मैंने एक फ़ोटो डाला है, और इस फ़ोटो का नाम क्या है, आपका Photo1 है, ठीक है। तो हमें इस Photo1 को इंटर करना है, तो हमें सी यहाँ पर डालना होगा। सी के बाद होगा यहाँ पर क्या, उस फोल्डर का नाम। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फ़ोटो का नाम। तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी को बोला है पाथ रिसोर्स, ठीक है, पाथ रिसोर्स, ठीक है। इसके बाद आता है आईडी मतलब कि जो भी आपकी फोल्डर की आईडी वगैरह होती है, वो भी यहाँ से मतलब कि दिखाई देती है। और सेक्शन आईडी मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से फाइंड कर पाओगे, उसी को आप सेक्शन आईडी बोलोगे।
यानी कि पार्टिकुलर किसी सेक्शन में, मान लो कि इस फोटो के किसी मान लो इसके अंदर भी, एक फ़ोटो के अंदर भी मैंने कोई फ़ाइल बनाया, मतलब कि इंटीग्रेट किया है, तो उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सेक्शन आईडी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा भाई टेक्निकल हो जाती है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पर वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये इतना आप यहाँ से समझो कि थोड़ा ही बहुत समझो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, कि सिंपल आप किसी भी डेटा को एक्सेस करोगे तो उसके लिए हमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की ज़रूरत होती है, जिसको URL बोला गया है। और URL क्या होता है, पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को हम URL बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो पता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पर मैं अपने तरीके से बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भाई चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोजन क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी के मामले में ट्रोजन किसको बोलेंगे, ठीक है। ट्रोजन क्या होता है? देखो, हमने आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नाम में ही मैलिशियस लिखा है यार, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक बैड सॉफ्टवेयर होते हैं, हर क्लास में एक बैड स्टूडेंट होता है। उसी तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बैड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि एक बार आपके कंप्यूटर में आ गया तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब इस तरीके से वो फैलता रहेगा। और देखो ये क्या होता है कि ट्रोजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रोजन यहाँ से लिख दिया कि एक प्रकार के, नहीं, ट्रोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ यहाँ से रैंसमवेयर होते हैं, कुछ क्या होता है कि आपकी फाइल को करप्ट कर देते हैं, कुछ क्या होता है कि आपकी डेटा को चुराते हैं, कुछ क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में छिप जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि आपके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए, जैसे कि मान लो कि अगर आप फाइनेंशियल डिटेल हो गया, अपने कार्ड वगैरह कहीं पर पेमेंट किया तो उसका नंबर, उसका की वगैरह सब यहाँ से उनको मतलब पता चल जाता है। तो कुछ उस तरीके से ट्रोजन होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ जो है इसका फिगर बना कर रखा है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मेल आया और मेल में कुछ अटैचमेंट फाइल हो सकती है, या तो जिप फाइल, RTF फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे खोलने के लिए। जैसे ही ओपन करोगे, अगर मान लो कि इसमें क्या रहा है, ट्रोजन वायरस रहा, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप ओपन करोगे अपने कंप्यूटर में खोलोगे, ये फैलना स्टार्ट कर देंगे भाई। किसी न किसी एक फाइल में जाकर छुप जाएंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा, भनक तक नहीं लगेगा। आपके एंटीवायरस को भी चकमा दे देते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी आप किसी भी मेल को एक्सेस करो तो वहाँ पर अगर आप नहीं जानते आपके पास अटैचमेंट फाइल है तो उसको एक्सेस मत किया करो। मेल मतलब कि मेल में जो अटैचमेंट फाइल है उसको मतलब कि खोला ही मत करो, अगर अननोन पर्सन का है तो, ठीक है। जानते हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो ट्रोजन का काम करने का तरीका यही होता है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम ट्रोजन को क्या बोलते हैं। तो मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम के द्वारा डिजाइन किया जाता है। अब देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फायरवॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि बैड ट्रैफिक को क्या करता है, रोकता है। फायरवॉल क्या करता है, बैड ट्रैफिक को रोकता है। तो ऑप्शन क्या करे कि टाइप ऑफ फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड मैलवेयर। भाई ट्रोजन तो मैलवेयर है तो इसको प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा। ए प्रोग्राम दैट मॉनिटर सिक्योरिटी ट्रैफिक और सिक्योरिटी ब्रीचेज। भाई ये तो खुद सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है तो फिर ये क्यों करेगा। प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड नेटवर्क। भाई यहाँ पर सिक्योर की बात की जा रही है, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रोजन क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में एंटर होते ही आपकी डेटा को चुराने का काम करता है, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को हार्म पहुंचाने का काम करता है। इसके बारे में मैंने यहाँ से एक रिमार्क लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। बोला गया कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। और वेब ब्राउज़र किसको बोलते हैं, आप सभी जानते हैं भाई, जिस पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर पाएँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने सर्च किया महात्मा गांधी के बारे में बताइए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइए, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताइए जहाँ पर आप सर्च कर पाएँ, ठीक है। एक माध्यम होता है, ठीक है, एक माध्यम होता है सर्च करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र।
और एप्पल के अंदर होता है एप्पल सफारी, ओपेरा भी ब्राउज़र है, और गूगल क्रोम तो आप सभी यूज करते हैं। यहाँ पर कौन सा आंसर नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, सोशल मीडिया वेबसाइट है। ठीक है भाई, फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन MS ऑफिस 365 द पेज सेट ऑफ डायलॉग बॉक्स कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग टैब। ठीक है, MS ऑफिस जो होता है ना, आप 365 पढ़ो या फिर 2021 पढ़ो, 2019 पढ़ो, थोड़ा थोड़ा चेंजेज आते हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं आता है। पर यहाँ पर कुछ भी चेंजेज 2007 से अभी तक जो भी MS ऑफिस है सब में सेम ही चीज़ है। आपको पेज की जो है लेआउट वगैरह आपको, अब मैंने जैसे आपने MS वर्ड खोला, ठीक है, MS 365 के अंदर ही आएगा MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आपने ये पेज ओपन किया, मान लो ये पेज क्या है, A4 साइज का है, आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, मान लो A5 में जाना है, A6 में जाना है, या फिर इसके डायमेंशन को चेंज करना है, तो आप किस में जाओगे? लेआउट के ऑप्शन में जाओगे। लेआउट का ऑप्शन यानी कि लेआउट का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का ढांचा को सुधार करना या फिर ढांचा बनाना। तो हम पेज का ढांचा बना रहे हैं ना भाई, पेज हमें चाहिए A4 नहीं A5 चाहिए, तो हम लेआउट में जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए आप ही बता दो। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। तो पेज का सेटअप करने का काम हमें कहाँ पर मिलेगा? लेआउट के अंदर मिलेगा। और ड्रॉ का मतलब तो आप सिंपल जानते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करा तो इसको हम लोग ड्रॉ बोलेंगे। इंसर्ट में आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, पेज इंसर्ट कर सकते हो, या फिर शेप इंसर्ट कर सकते हो। इन चीज़ों को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, किस में? इंसर्ट के अंदर। और होम तो आप सभी जानते हो कि अगर आप पहली बार MS वर्ड या फिर MS एक्सेल है कुछ भी ओपन करोगे तो वहाँ पर होम पर ही आपका जो कर्सर रहेगा वो इंटीग्रेटेड रहेगा। मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी अपलोड करके रखा है, देखिए। देखो, जैसे हमने पहले बार ये खोला MS ऑफिस में कौन सा है? MS वर्ड हमने खोला, तो यहाँ पर देखो होम पर ये पहले से है। ठीक है, पहले से आपको होम पर है। और हमें इस पेज को अगर आपको सेटअप करना है भाई, पेज को सेटअप करना है, तो यहाँ पर आइएगा आप लेआउट वाले ऑप्शन में। अब लेआउट वाले ऑप्शन में है तो यहाँ से मार्जिन को आप सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप में चाहिए या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। पेज की साइज आप मतलब कि यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। कॉलम कर सकते हो कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम में आपको नोट्स चाहिए तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। मार्जिन को यहाँ से आप कर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से कर सकते हो, किसमें? लेआउट के अंदर। अगर पेज से रिलेटेड कोई भी काम करना है, इसको पेज को अगर सजाना है किसी भी तरीके से, तो उसको लेआउट में आपको जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कैचे मेमोरी इन कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया कि कैचे मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर में। पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि कैचे मेमोरी क्या होती है, कि रोम, ठीक है, अब ऐसे मेमोरी समझो, मेमोरी और CPU के बीच में होती है कैचे। ये क्या करती है? आपको मेन जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी और CPU के बीच में होती है, या तो मेन मेमोरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, कोई भी, इसीलिए मैंने यहाँ से मेमोरी लिखा। इसके बीच में होती है। मान लो कि यहाँ पर क्या होती है, कोई भी मेमोरी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डाटा है ना, यहाँ से मान लो यार डाटा, यहाँ से डाटा इसमें है और ये डाटा यहाँ से स्लो है, तो जब यहाँ पर आता है ना, तो एक कैचे मेमोरी क्या करती है, इस डाटा को और फास्ट कर देती है, और प्रोसेसिंग जो CPU होता है इस डाटा को और मतलब कि प्रोसेस करने में उसको आसानी होती है। अगर डाटा ही स्लो जाएगा, यहाँ से स्लो जाएगा, तो फिर प्रोसेसिंग भी स्लो होगी। जब डाटा यहाँ से फास्ट ट्रांसफ़र होगा तो जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा वो भी फास्ट काम करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कैचे मेमोरी क्या होती है, कहीं ना कहीं CPU और मेमोरी के बीच में लाई करती है, जो कि हमें डाटा जो कि प्रोसेसिंग यूनिट है ना उसको फास्ट करने का काम करती है। सिंपल आप समझिए कि प्रोसेसिंग यूनिट को फास्ट करने का काम किसका होता है? कैचे मेमोरी का होता है। ठीक है, किसका होता है? कैचे मेमोरी का होता है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? देख लेते हैं। ये क्या है? टू कंट्रोल टू फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी। क्या पहला हो सकता है भाई? अगला देखो, नहीं हो सकता क्योंकि कंट्रोल थोड़ी करता है, तो फास्ट करता है डाटा को। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा, परमानेंट वगैरह तो ये तो आपका सेकेंडरी डिवाइस के अंदर वगैरह आता है।
टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्स टू डिफरेंट, ये भी नहीं भाई। देखो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट का काम कौन करता है, रैम करता है, तभी सॉफ्टवेयर जो है काम करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 हो ही जाएगा क्योंकि 4 के बाद ऑप्शन है ही नहीं। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली डाटा यूज डाटा फॉर फास्टर एक्सेस बाई सीपीयू, सीपीयू को हेल्प करता है डाटा को फास्टर एक्सेस करने में। तो मैंने आपको भी बताया कि भाई ये रहा सीपीयू और ये रहा आपका कैचे मेमोरी और ये रहा आपका मेमोरी, यहाँ से डाटा आप दे रहे हो। तो यहाँ से जो डाटा आएगा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से डाटा इसमें आएगा। जब ये डाटा यहाँ से स्लो जाता है और इसमें आके ये डाटा को और फास्ट कर देता है ताकि सीपीयू जो है उस डाटा को और ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाए। तो कैशे मेमोरी क्या होती है आप समझ गए होंगे। इसके बारे में यहाँ से कुछ मैंने लिखा है, नोट्स के तौर पर पढ़ लीजिएगा। और इसको मैंने यहाँ से देखो ये भी डाल के रखा है ना, तो यहाँ से डायग्राम भी डाल के रखा है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, शॉर्टकट पूछा गया है कॉपी का। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, अगर मैंने आपको कोई भी चीज़ लिख दिया, ठीक है, मान लो लिख दिया रैम, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना था रोम, ठीक है, यहाँ पर लिखा था रैम और उसको इसके बाद मैंने लिख दिया रैम। तो वापस से रैम से रोम में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएगी, यानी कि अंडू हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडू। जो आपने कर दिया ना उसको मतलब कि दोबारा से नहीं करने के लिए अंडू किया जाता है, उसको कंट्रोल प्लस जेड बोलते हैं। कंट्रोल प्लस भी क्या होता है, ये होता है पेस्ट। कोई भी चीज़ आपने कट किया है फिर कॉपी किया, उसको आपको पेस्ट करना है कहीं पर, तो कंट्रोल प्लस क्या किया जाता है, भी किया जाता है, ठीक है। अब एक और भी चीज़ याद रख लो कि अगर मान लो कि आपने 5 आइटम, ठीक है, 5 आइटम कॉपी कर लिए, अब 5 आइटम में आपको सिर्फ मान लो कि तीसरे वाले आइटम को पेस्ट करना है, तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको आता है विंडो की, ठीक है, विंडो की प्लस में भी। जब आप इसको दबाएंगे ना तो जो भी आपने कॉपी किया होगा 5 आइटम यहाँ से लिस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। और इस पर अगर आपको तीसरे वाले आइटम को कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर तीसरे वाला जो आइटम है इसको, इस पर आप कर्सर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो चीज़ें ये पेस्ट हो जाएगी। तो जितने भी आपने आइटम कॉपी किए उन सबको दिखाने के लिए हमें किस शॉर्टकट की ज़रूरत होती है, विंडो की प्लस भी की ज़रूरत होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इन MS Excel 2019 व्हाट डज द सम फंक्शन डू। तो सम का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना। सिंपल आपको देखना है कि ऑप्शन में किस में ऐड लिखा गया है, तो ऐड एक ही ऑप्शन में लिखा गया है भाई, ऑप्शन नंबर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अब भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला गया कि इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडो 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस एस्टेरिस्क साइन इज यूज टू, ठीक है, नमलॉक प्लस एस्टेरिस्क साइन को यूज करने के बाद हमें क्या चीज़ मतलब कि मालूम होता है। तो ये आपको याद रखना है भाई, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। आपको इसमें याद रखना है कि जब आप ये और ये की दबाओगे ना, ठीक है, ये और ये की दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी आपके सब फोल्डर्स है एक सेलेक्टेड फोल्डर के अंदर, मान लो कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर रहा आपके नाम का, जो भी नाम है राहुल मान लो, राहुल के अंदर फोल्डर एक है फ़ोटो का, एक है आपका वीडियो का, एक है आपका ऑडियो का, एक है आपका डॉक्यूमेंट का। तो जब आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करके और ये की को प्रेस करोगे तो ये सारे फोल्डर दिखने लगेंगे, ये सारे फोल्डर दिखने लगेंगे। क्यों, इसको बोलते हैं फोल्डर और इसको बोलते हैं सब फोल्डर। तो सिंपल इसका काम क्या है कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर को दिखाने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर, बिल्कुल ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं होगा, ओपन प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ये नहीं होगा भाई। मैंने आपको समझाया ना कि नमलॉक प्लस अगर आप एस्टेरिस्क की को प्रेस करोगे तो क्या आएगा,
जितने भी आप जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किए हैं उनके अंदर जितने भी सब फोल्डर है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन फाइल एक्सप्लोरर विंडो 11 विच ऑफ द फ्लोइंग टैब इंक्लूड्स हिडन आइटम। ठीक है, अब देखो विंडो 11 एक लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, हालांकि अभी 13 तक आ गया है। तो विंडो 11 में अगर आप फाइल एक्सप्लोरर यानी कि जो फाइल है ना उसको ओपन करोगे तो इनमें से कौन सा आइटम के अंदर सब टैब होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक होता है फोल्डर, और फोल्डर में आप क्लिक करने के अंदर इसके अंदर जो सब फोल्डर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि अगर आपके पास कोई मेनू है, सिंपल आप ऐसे समझो मेनू ये रहा। ठीक है, तो मेनू तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस पर क्लिक करने के बाद जो इसके नीचे आते हैं ना उसको सब मेनू कहा जाता है। तो इस तरीके से मैं भी सिर्फ समझाने की प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो उसी तरीके से बोला गया है कि भाई आप हमें ये बताइए कि जब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे तो हिडन आइटम इनमें से किस में होगा। फाइल में होगा, होम में होगा, शेयर में होगा, व्यू में होगा, किस में होगा। तो व्यू में होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह फिर कंप्यूटर को ओपन किया होगा तो वहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन आता है फाइल एक्सप्लोरर में ऊपर में। जब व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लार्ज आइकन आएगा, स्मॉल आइकन आएगा, और भी चीज़ें यहाँ से आती है। जैसे कि मैंने यहाँ से फ़ोटो को इंटीग्रेट किया है तो मैं यहाँ से फ़ोटो को यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। आंसर आपका ये हो जाएगा। देखो आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया, देखो यहाँ पर होम भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका होम है। ठीक है, और ये फाइल है, फाइल को तो आपने एक्सेस ही किया है। और यहाँ पर है आपका व्यू, और इस पर यहाँ पर एक ऐसा भी टाइप का ऑप्शन है। अगर जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे, और शो मोर पे करोगे तो ये ऑप्शन भी खुल जाएंगे। तो ये आइटम क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पर, जब आप इस पर क्लिक करने से पहले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर को आप जब ओपन करोगे तो हिडन आइटम इनमें से किस में होता है। तो व्यू में होता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट एट लेयर 2 ऑन OSI मॉडल एंड फॉरवर्ड डाटाबेस ऑन MSC एड्रेस। सिंपल है कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि लेयर 2 में OSI मॉडल और को फॉरवर्ड करता है, डेटाबेस से मैक एड्रेस के पास पहुंचाता है। राउटर का काम क्या है, पहला ऑप्शन समझिए कि राउटर का काम क्या है। ठीक है, राउटर का काम क्या है, राउटर आप सभी देखे होंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ फोटो में, आपने यहाँ पर देख लिया राउटर। राउटर का काम क्या है, राउटर क्या करता है कि जो भी नेटवर्क है ना उसको कनेक्ट करता है वाईफाई के थ्रू। इसको एलियन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इससे आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन को कर सकते हो, टैबलेट को कर सकते हो, और जितने भी पर्सनल डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो राउटर के बारे में आपने समझ लिया। अब आते हैं स्विच के ऊपर। भाई स्विच क्या करता है, स्विच क्या करता है, देखो स्विच क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको स्विच बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखा कि एक डिवाइस है, इसके थ्रू बहुत सारे नेटवर्क कंप्यूटर क्या है कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे स्विच। इसके बारे में यहाँ से मैंने कुछ नोट्स लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, स्विच क्या है, स्विच आर की बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी नेटवर्क दे कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, प्रिंटर, सर्वर on the same network within a building or campus. A switch enables connected devices to share information and talk to each other. Switches basically कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, जो आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, और सेम नेटवर्क से जो कनेक्टेड डिवाइस है वो भी हो सकते हैं। तो स्विचेज क्या क्या काम करता है कि उन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है एक स्विच के अंदर, और यहाँ से आप बंद करोगे ना इस स्विच को, तब पूरे के पूरे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, सारे जो डिवाइस कनेक्टेड थे उनसे हट जाएंगे। तो स्विच का बेसिकली काम यही है। ठीक है, या फिर इसको OSI मॉडल भी करते हैं, जो कि डेटाबेस को फॉरवर्ड करता है किसी भी एड्रेस पर। हालांकि यहाँ पर मैक लिखा है ना, आप यहाँ पे मैक के अलावा विंडो भी लिखा जा सकता था। ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता था। क्यों, क्योंकि स्विच क्या करता है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, या तो आपको कंप्यूटर हो सकते हैं, वायरलेस डिवाइस हो सकती है। ठीक है,
या फिर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसको स्विच के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। और वहाँ से अगर आप चाहो तो, अगर एक स्विच से आप चाहो तो इन सभी का नेटवर्क एक्सेस को कट कर सकते हो, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड थे। तो स्विच का काम आपने समझ में आ गया। हब क्या होता है भाई? देखो हब क्या होता है, जिससे देखो हब जैसे मान लो कि इथरनेट केबल वगैरह हो गया, आप यहाँ समझो कि हब में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है, उसको हब बोलते हैं। जैसे आप यहाँ से ये समझिए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, अगर डेली लाइफ में मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से, मान लो कि आपके पास एक ये है, क्या बोलते हैं, बोर्ड है, ठीक है। एक यहाँ पर चार्जर पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। और इसी बोर्ड से अगर आप यहाँ भी एक फ़ोन कनेक्ट किए, यहाँ भी एक फ़ोन कनेक्ट किए, यहाँ भी फ़ोन कनेक्ट किए, यहाँ से फ़ोन कनेक्ट किए, तो इसको क्या बोलेंगे? हब बोलेंगे। किसको? इसको हब बोलेंगे, ठीक है। आइए, इसके बारे में मैंने यहाँ से लिखा है, आप यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या है, फायरवॉल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसके बारे में दोबारा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने समझ गए होंगे कि क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। स्विचेस को ऐसा ही मॉडल भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू का पर्पस क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू कब करते हैं कि हमारा पेज जो है मैं प्रिंट करने वाला हूँ वो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या फिर कहीं से कटा हुआ तो नहीं आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ता है। उसके लिए मैंने यहाँ से फ़ोटो को डाल के रखा है, देखिए ये रहा आपका प्रिंट प्रीव्यू। देखो यहाँ पर A4 साइज में अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर पेपर का लेआउट है और इसमें आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो चीज़ है, ठीक है। अब देखो पूरे के पूरे पेपर पे टेक्स्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो प्रिंट होने वाला है वो अच्छा से होने वाला है। तो हम यहाँ से बेसिकली प्रिंट कर सकते हैं, उसी को प्रिंट प्रीव्यू करते हैं कि पहले हम यहाँ से देख ले कि पेपर भाई प्रिंट होने वाला है वो सही से प्रिंट होगा कि नहीं, उसी को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। इसका काम क्या होता है कि आपको देखना कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जब हम प्रिंट इसका निकालेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू फॉर्मेट फॉन्ट एंड स्टाइल। बिल्कुल नहीं भाई, फॉन्ट स्टाइल के लिए तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा और यहाँ पर फॉन्ट और स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। टू इंसर्ट इमेज, इमेज इंसर्ट करने थोड़ी करना है प्रिंट में इमेज इंसर्ट करना है थोड़ी। टू चेक द स्पेलिंग टेस्ट, भाई इसमें स्पेलिंग क्या चेक करना है आपको, तो प्रिंट करना है। टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ठीक है भाई। आपको ये देखना है कि प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट हमारा कैसे प्रिंटेड होगा, मतलब कैसा दिखेगा, उसी को प्रीव्यू में पहले ही देख ले, ताकि हमें अगर प्रिंट करें तो हमें ये अफसोस ना हो कि अरे यार ये तो गलत से प्रिंट हो गया और हमारा पेज भी बर्बाद हो गया। तो वैसा ना हो, इसीलिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। ओह, क्वेश्चन ख़त्म हो गया भाई, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। आप मुझे फॉलो वगैरह करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, ये सोशल मीडिया का यूज़र आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है भाई। बेसिकली यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इंस्टाग्राम ही है। यहाँ पर अगर कुछ पूछना भी चाहते हो ना तो यहाँ से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉलो करो या ना करो। पर यहाँ पर मैं एक्टिव मतलब एक्टिव नहीं, मैं इसी एप्लीकेशन का एक रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को देखने के लिए, और आई होप ये सेशन जो है आपके लिए मज़ेदार हुआ होगा। अगर कहीं पर मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया हो तो माफ़ कीजिएगा। पहला सेशन है, इसी तरीके से मज़ेदार सेशन और भी आते रहेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए।